Hello students, myself Sunil Patidar and we will discuss about the botany portion of test series MTS4, that is photosynthesis and respiration. Now question number 1 is glycolysis occur in the glycolysis जो है वो कहाँ होता है, तो glycolysis जो है वो साइटोसोल में होता है. यस, एंड प्रोड्यूसेस पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है. ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पायरुविक एसिड होता है. यस, एंड इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O. माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद CO2 और H2O में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो द आंसर इज फर्स्ट. नाउ फाइंड द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच फाइंड करने के लिए बोला है. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स दिए हैं, सॉरी क्वेश्चंस दिए हैं और सबस्ट्रेट दिए हैं. प्रोटीन का यहाँ 1 दिया है. देखो जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं उनका हमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट ध्यान रखना है. लाइक प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट होता है 0.9 होता है. फैट एंड फैटी एसिड्स जितने भी होते हैं उनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट 0.7 एंड कार्ब्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट होता है 1. तो हम मैच कर सकते हैं. यहाँ प्रोटीन का RQ दिया है 1 दिया है, 0.9 होता है, गलत हो जाएगा. फैट का RQ दिया है 0.9, 0.7 होता है, ये भी इनकरेक्ट मैच हो जाएगा. कार्बोहाइड्रेट का 1.33 दिया है, कार्बोहाइड्रेट का होता है 1, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट मैच. ट्राइपामेटिन NCERT में एग्जाम्पल में दिया हुआ है. ट्राइपामेटिन आप देखना, फैटी एसिड होता है ट्राइपामेटिन, तो वो फैट और फैटी एसिड का कितना 0.7. सो करेक्ट आंसर इज 4. अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल विच ऑल्सो एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को एंड पेप्केज. क्लोरोफिल का वो कंपोनेंट जो रुबिस्को और पेप्केज एंजाइम का कोफैक्टर के फॉर्म में काम करता है, दैट इज मैग्नीशियम. ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम जो है वो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इनमें कोफैक्टर का काम करता है कौन? Mg2+. एक्सेप्ट एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसका कोफैक्टर जिंक है. इसके अलावा बाकी सबका कोफैक्टर Mg2+ होगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी यील्डिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में कौन सी जो है नीचे स्टेप में एनर्जी यील्डिंग होगी? देखो, क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू PgAl एंड DHAP. भाई 1,6 बिसफॉस्फेट का क्लीवेज होगा तो एक फॉस्फेट तो है ये PgAl को दिया जाएगा और एक फॉस्फेट ढाप को दिया जाएगा. तो यहाँ पर भी कोई फॉस्फेट या कोई ATP एनर्जी रिलीज नहीं होगी. कन्वर्जन ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यस, देखो सिंपल है. यहाँ BPGA बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यस BPGA 2 फॉस्फेट है. अब इसको कन्वर्ट किया जा रहा है 3PGA में, यानी कि यहाँ 2 फॉस्फेट है, यहाँ 1 फॉस्फेट है. आप जनरली भी देख सकते हो फॉस्फेट रिलीज होगा तो उसके फॉर्म में आपको क्या बनेगी? ATP बनेगी. तो आंसर इज कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3PGA. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ कैटेलाइज्ड बाय इनोलेज. तो इनोलेज एंजाइम से जो रिएक्शन कैटेलाइज होती है वो होती है, आप सबको पता है, 2PGA 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यस, इससे बनाया जाता है आपका PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. ये रिएक्शन यहाँ पर इनोलेज आता है, यहाँ कोई ATP रिलीज नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यहाँ रिलीज नहीं होती, यहाँ तो इवन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाया जा रहा है, तो यहाँ ATP का क्या होगा? कंजप्शन होगा, तो ये वैसे ही गलत हो गया. यस, आंसर यहाँ सिंपल है. बिसफॉस्फेट से आप एक और फॉस्फेट मोनोफॉस्फेट पर जाओगे तो एक फॉस्फेट के फॉर्म में क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है आपको, एक चार्ट दिया है. यस, विद रेस्पेक्ट टू द अबव फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कि ऊपर जो फिगर दिया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट उसमें से करेक्ट है, देख लेते हैं. यहाँ दिया है पाइरुविक एसिड, और पाइरुविक एसिड से एक तरफ लैक्टिक एसिड बनाया जा रहा है, पाइरुविक एसिड से एक तरफ एथेनॉल बनाया जा रहा है. तो पाइरुविक एसिड जो है फर्मेंटेशन, आप सब जानते हो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पाइरुविक एसिड का रिडक्शन किया जाता है और रिड्यूस हो जाता है पाइरुविक एसिड किस में?
लैक्टिक एसिड में, यस दोनों के कार्बन 3 होते हैं, यहाँ कोई CO2 रिलीज नहीं होगी। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये सेकंड वाली प्रोसेस दी हुई है, जहाँ पाइरुविक एसिड 3 कार्बन वाले को 2 कार्बन इथेनॉल में बदला गया है, यानी कि ये जो A यहाँ दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, यस। और एसिड और इथेनॉल, यस यहाँ पर दोनों ही X और Y और A और B ये दोनों यहाँ पर होंगे NaDH2 और NAD+, यहाँ पर A होगा NaDH2 और NAD+, क्योंकि सीधा सा है, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन होगा, तो आप आंसर देख सकते हैं। द फिगर शो फैट ऑफ पाइरुविक एसिड इन बोथ एरोबिक एज वेल एनएरोबिक वे। ऐसा नहीं है, यस एरोबिक नहीं है, ये सिर्फ फर्मेंटेशन है, एनएरोबिक है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, X2Y और A2B बोथ रिप्रेजेंट रीऑक्सीडेशन ऑफ NaDH to NAD+, कि X से Y और A से B ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, रीऑक्सीडेशन ऑफ NaDH to NAD+। सही बात है, NaDH2 आएगा और क्या जाएगा, NAD+ बनेगा और हाइड्रोजन दे दिया जाएगा, यस। सो द आंसर इज सेकंड। थर्ड, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकंड जो है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, सही बात है, विच इज कैरिड आउट बाय ओनली प्रोकैरियोट। ओनली प्रोकैरियोट नहीं बोल सकते, सेकंड सही होता जब ये ओनली वर्ड यहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यीस्ट इज द यूकैरियोट विच ऑल्सो कैरीज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसकी वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट, फर्स्ट के लिए यहाँ दिया है कि O2 इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड जो है बनते टाइम ये कह रहा है O2 प्रोड्यूस होती है, नहीं होती है, यस एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, यस रेस्पिरेशन में वैसे O2 यूज़ होती है, यहाँ तो एनएरोबिक है तो यहाँ O2 ना प्रोड्यूस होगी ना यूज़ होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट, यूबिक्विनोन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन। अब देखो ETS माइटोकॉन्ड्रियल ETS जो है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो होता है NADH2 FMN डिहाइड्रोजिनेस, NADH2 FMN डिहाइड्रोजिनेस। NADH2 से हाइड्रोजन FMN के पास जाएगा, FMN से जाता है बेटा आयरन सल्फर के पास, आयरन सल्फर से जाता है आपके UQ के पास, और UQ जो है इसको नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है आपका उसके पास ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स 2 जो है आपका FADH2 डिहाइड्रोजिनेस वो भी अपना जो प्रोटॉन है या बोलते हैं हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट किसको देता है, UQ को देता है। तो आप देखो कि जो UQ है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर आ रहा है किस किस के बीच में, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यस, और ये रहा कॉम्प्लेक्स आपका, ये रहा सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, एंड दैट इज BC1 इज कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो UQ किस किस के बीच कैरियर आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड के बीच कैरियर आ रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच कैरियर आ रहा है। तो देख लो फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया, यस, सेकंड एंड फोर्थ भी नहीं आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट है NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, UQ बीच में आ रहा है और UQ NADH2 से हाइड्रोजन लेकर के किसको दे रहा है, BC1 को दे रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक तो कॉम्प्लेक्स 1 एंड थर्ड। नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यस थर्ड एंड फोर्थ नहीं आएगा क्योंकि 3 और चौथा जो है ये साइटोक्रोम C को देगा और C से जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम A3 जिनके बीच में कोई UQ काम नहीं आता, यस। सो द आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये फ्लो चार्ट दिया है आपको NCERT का, कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू अबाउ फिगर। ऊपर जो दिया गया है फिगर इसके रेस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे दिया है X दिया है, Y दिया है, खाली में A दिया है अपन को, B दिया है और C दिया है। अगर बात करते हैं बेटा X की, तो यहाँ जो X है ये है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी कि PGAL, और PGAL का आइसोमर ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, इसका मतलब आइसोमरेज की रिएक्शंस जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। हमें पता है 3 कार्बन का जो PGAL है उसका कीटो आइसोमर कौन है, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सो X इज DHAP। नाउ A सिंपल शुगर्स जो होती है
अब उनको क्या दे रहे हैं, एटीपी, सिंपल शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर या तो ग्लूकोज या यस फ्रक्टोज, दोनों में से एक हो सकती है। अब उनको क्या दे रहे हैं, एटीपी दे रहे हैं, तो यहाँ बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वगैरह वो बनेगा। इसके बाद पायरुविक एसिड और ये क्रेब्स साइकिल के बीच की लिंक कौन सी हो जाएगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए हो जाएगी। यस, सी यहाँ रिलीज हो रहा है, तो सी जो है या तो यहाँ CO2 रिलीज होती है क्रेब्स साइकिल में, या यहाँ पर रिलीज होता है NaDH2, सी दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट वाई, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करोगे आप तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड बनेगा। यस, तो अमाइनो एसिड बनेगा, यहाँ देख सकते हो H पहला ऑप्शन मिला है, X ढाप है, B एसिटाइल कोएंजाइम ए सही है, C गैसियस प्रोडक्ट, यस C कैन बी CO2 गैसियस प्रोडक्ट हो सकता है। Y इज 2 कीटो एसिड, Y 2 कीटो एसिड नहीं है, यस कीटो एसिड नहीं है, ये क्या है, अमाइनो एसिड है। कीटो एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यस, जबकि ये क्या है Y अमाइनो एसिड, तो ये गलत हो गया यहाँ। यस, इसके बाद A जो है ये ग्लूकोज सही है, हो सकता है ए ग्लूकोज सिंपल शुगर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा करेक्ट होगा यहाँ। X वापस से ढाप, B वापस से एसिटाइल कोएंजाइम सही है, C वाटर नहीं है, C या तो CO2 होगा या NaDH2, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट X ढाप सही है बिल्कुल, B एसिटाइल कोएंजाइम है, ये सही है बिल्कुल, C 2 कीटो एसिड, C जो है ये कोई 2 कीटो एसिड नहीं है, या तो यहाँ से CO2 रिलीज होगी या यहाँ से क्रेब्स साइकिल से NaDH2 रिलीज होंगे, तो ये भी गलत हो गया। सो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन यहाँ इस फिगर के रेस्पेक्ट में मैच नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज, फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि, यस वैसे आंसर साफ है इसका, क्योंकि यहाँ ना तो कोई एटीपी का सिंथेसिस होता है, ना कोई NaDH2 बनता है, बल्कि यहाँ CO2 जो है वो उसका लॉस होता है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, बाकी हो नहीं सकते। CO2 एंड O2 बहुत कम्पीट फॉर द एंजाइम फोटो रेस्पायरेशन में। हाँ बात सही है, लेकिन वेस्टफुल वाले स्टेटमेंट को ये सही नहीं दिखाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, O2 इज़ यूज्ड इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, नहीं O2 केवल क्लोरोप्लास्ट में यूज़ होता है। यस, तो वैसे भी ये वेस्टफुल प्रोसेस जो है इस बात को दिखाएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इट कैन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये जो है प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होता है, लेकिन ये वेस्टफुल प्रोसेस वाली जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई यही करता है कि ATP भी नहीं बन रही है, ना NaDH2 बन रहा है, बल्कि जो फिक्स CO2 है वो अलग लॉस हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो इज एसोसिएट विथ PS1, नो, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएट विथ PS2, PS2 को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए वाटर को तोड़ा जाता है, स्प्लिट किया जाता है। यस, नेक्स्ट, maintain a continuous supply of electrons to reaction center of PS2, yes, ये बात सही है कि ये क्या करता है, वाटर टूटता है और कंटिन्यूस सप्लाई देता है किसके रिएक्शन सेंटर को, PS2 के रिएक्शन सेंटर को। सो द आंसर इज सेकेंड। अगला ये भी पढ़ सकते हैं, इज एसोसिएट विथ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड इज सिचुएटेड ऑन आउटर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, गलत बात है। यस, आउटर साइड, पहली बात तो साइक्लिक के साथ भी एसोसिएशन नहीं है इसका, नॉन साइक्लिक के साथ है। दूसरा है कि आउटर साइड पर नहीं होता, ये ल्यूमेन साइड पर होता है या इनर साइड पर होता है, तो इन दो वर्ड की वजह से थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ, डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, यस, कि ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता, बिल्कुल गलत बात है। वाटर स्प्लिट होगा तो ऑब्वियसली क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। सो फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट अबाउट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is, all of the following are responsible for generation of proton gradient across the thylakoid membrane for ATP synthesis except, कह रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से, यस, इनमें से तीन ऑप्शन जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट सिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं और एक सपोर्ट नहीं करता, उसको आपको ढूंढ के बताना है कि किसकी वजह से ग्रेडियंट डेवलप नहीं होता है। पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूड विड्रॉल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा फॉर रिडक्शन ऑफ NADP, बिल्कुल सही है।
NADP रिडक्टेज जब इलेक्ट्रॉन लेता है कहाँ से, ETS से, और NADP प्लस के लिए प्रोटॉन जो है वो कहाँ से विड्रॉल करता है, स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाएंगे और ल्यूमेन में, अगर स्ट्रोमा में कम हुए तो हम बोलेंगे ल्यूमेन में रेस्पेक्टिवली प्रोटॉन क्या हो गए, इंक्रीज। तो ये सही है, ये सपोर्ट करेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू फोटो सिस्टम, ये भी सही है। NCERT में लिखा हुआ है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से मूव करता है तो जो वाटर के टूटने से जो प्रोटॉन जनरेट होता है वो कहाँ पर, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन नहीं, इसमें PQ वाला बता रहा है ये कि जो प्लास्टोक्विनोन होता है, यस, जब फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करता है तो प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा। हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और PQH2 बना लेगा, और फिर PQH2 को साइटोक्रोम B6F कहाँ पंप कर देगा, ल्यूमेन में। तो इसके हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन आया है स्ट्रोमा से और उसको कहाँ डाल दिया, ल्यूमेन में। तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहा है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द ल्यूमेन, यस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द ल्यूमेन जो है ये थोड़ा सा बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट नहीं है, यस, ल्यूमेन साइड बोल सकते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड एट ल्यूमेन साइट, यस, लेकिन फोटोलाइसिस भी एक रीज़न है उसका। फोटोलाइसिस से जो प्रोटॉन निकलेगा उसको हम ल्यूमेन में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF0 एंड CF1। कह रहा है कि प्रोटॉन का मूवमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ बता रहा है, स्ट्रोमा में बता रहा है, कहाँ से, ल्यूमेन, यस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाकर के स्ट्रोमा में जब प्रोटॉन जाते हैं तो ये तो प्रोटॉन का ब्रेकडाउन हो गया भाई। ल्यूमेन से अगर स्ट्रोमा में जा रहे हैं तो ये ग्रेडियंट का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रेडियंट को सपोर्ट करने वाले हैं 3 और ये क्या कर रहा है, ग्रेडियंट को अपोज कर रहा है, ग्रेडियंट को ब्रेकडाउन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज अकरिंग इन जेड स्कीम। यहाँ जेड स्कीम के प्रॉपर सीक्वेंस को बताया है। तो जेड स्कीम हम सब जानते हैं। जेड स्कीम में जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है वो होता है PS2 से। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा PS2 का और जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से फिर प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा। प्लास्टोक्विनोन इज़ अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, नॉट एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको हाइड्रोजन दिया जाएगा और बनाया जाता है क्या, PQH2। PQH2 अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम B6F को। B6F से जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन देता है PS1 के रिएक्शन सेंटर को। PS1 से FRS जाएगा, FRS से फेराडॉक्सिन और फेराडॉक्सिन से FNR एंड फाइनली NADP रिडक्टेज। ये ETS में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज़ है, ये हमें ध्यान है। तो देख लेते हैं यहाँ सीक्वेंस। सबसे पहले PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो सबसे पहले एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1 तो फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो अपहिल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो कहाँ जाएगा, अपहिल जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन, अपहिल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सेप्टर। सो इसके बाद डी आ जाएगा। डी के बाद फियोफाइटिन इस एक्सेप्टर से PS1 की तरफ जा रहा है, ये नीचे की ओर यानी कि डाउन हिल जा रहा है। तो डाउन हिल जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, डाउन हिल ट्रांसफ़र टू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू PS1। सो यहाँ बी आ जाएगा। नेक्स्ट, PS1 के बाद अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS और फेराडॉक्सिन के पास जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है अगेन, यस। तो सी वाला एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफ़र टू अनदर एक्सेप्टर यहाँ हो जाएगा। एंड लास्ट में FRS FD से वापस से कहाँ जाता है, NADP रिडक्टेज की तरफ, FNR की तरफ डाउन हिल मूवमेंट होता है। सो नेक्स्ट, डाउन हिल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजिंग NADP प्लस टू रिड्यूस इनटू NADPH.H+, ये हो जाएगा E। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ADBCE। द आंसर इज 2। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। Most crucial step of Kelvin cycle is
कार्बोक्सिलेशन, एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो वहाँ साफ सुथरा कार्बोक्सिलेशन वाली स्टेप में लिखा गया है कि इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। यस, तो केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन स्टेप के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, कैटालाइज्ड बाय रुबिस्को, सही बात है। आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन C3 साइकिल में किया जाता है और उसको कैटालाइज कौन करता है? रुबिस्को, तो ये तो करेक्ट हो गया। अकर्स इन ऑल प्लांट वेदर C3 और C4, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केल्विन साइकिल जो है वो C3 हो, C4 हो, CM हो, सारे प्लांट में ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए कॉमन पाथवे कौन सा होगा? C3 होगा। यस, तो अगर C3 होगा तो C3 को स्टार्ट कौन करेगा? रुबिस्को करेगा। रुबिस्को करेगा तो वापस से जो है कार्बोक्सिलेशन होगा। यूटिलाइज ऑल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, कि कार्बोक्सिलेशन में लाइट रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं बेटा? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हो सकते हैं O2 है, एक ATP है और एक NADPH.H+। these are प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कार्बोक्सिलेशन है क्या? RUBP प्लस CO2। यस, रुबिस्को और Mg2+ की प्रेजेंस में देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। तो यहाँ ना O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है कार्बोक्सिलेशन में, ना ही ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है और ना ही NADH.H+ का। तो ये कार्बोक्सिलेशन के बारे में क्या हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ, रिक्वायर्स CO2 एंड 5 कार्बन कंपाउंड एज सबस्ट्रेट, सही बात है। 5 कार्बन राइबुलोज 1,6 बिसफॉस्फेट। राइबुलोज आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। राइबुलोज एक पेंटोज शुगर है और पेंटोज में कीटोज शुगर है। यस, तो 5 कार्बन ये हो जाएंगे और 1 कार्बन ये, तभी तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3PGA के। तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट इज C4 plant have greater productivity of biomass as because, कि C4 प्लांट जो है उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? तो साफ सुथरा इसका एक आंसर है कि भाई C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पायरेटरी जो लॉस होता है, फोटो रेस्पायरेशन में जो लॉस होता है फिक्स्ड CO2 का, वो C4 में नहीं होगा। तो कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी C4 की हाई होती है। और हमें पता है कि भाई C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन होता क्यों नहीं है? फोटो रेस्पायरेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ रुबिस्को होता है बंडल शीथ सेल में, और उनमें मैकेनिज्म क्या होती है कि जो C4 एसिड उन्होंने मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनाते हैं, वो कहाँ? मीजोफिल में। उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बंडल शीथ में, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है? रुबिस्को प्रेजेंट है। और फिर उस C4 एसिड को वापस से तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या रिलीज होती है? CO2। सो फोटो रेस्पायरेशन नहीं होने का आंसर क्या है? बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म टू इंक्रीज द CO2 कंसंट्रेशन एट रुबिस्को साइट। और रुबिस्को साइट यानी कि बंडल शीथ सेल, जहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है। तो देख लो, C4 हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एट द एंजाइम साइट, सही बात है। उनके पास मैकेनिज्म होती है। C4 एसिड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के बंडल शीथ सेल में डिकार्बोक्सिलेशन की वजह से वो CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके रखते हैं। यस, C4 प्लांट लैक डबल कार्बोक्सिलेशन, ऐसा नहीं है, डबल कार्बोक्सिलेशन होता है। पहला कार्बोक्सिलेशन होता है पेप्केज की प्रेजेंस में मीजोफिल में, और दूसरा रुबिस्को की प्रेजेंस में बंडल शीथ में। तो ये गलत हो गया। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज RUBP, नहीं, RUBP नहीं होगा। यस, 3 कार्बन वाला होगा PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये भी इनकरेक्ट। क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल शीथ लैक्स रुबिस्को, गलत बात है। यस, क्लोरोप्लास्ट जो है बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में यहाँ रुबिस्को होता है। सो द आंसर इज फर्स्ट, इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू C4 प्लांट। C4 प्लांट के रेस्पेक्ट में ऑड वन निकालने के लिए बोल रहा है, कोई नहीं, देख लेते हैं। हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीथ सेल, सही बात है। C4 प्लांट में क्रेंज एनाटोमी मिलती है, NCERT में आप सबने पढ़ा होगा। C4 प्लांट की लीफ जो होती है उसमें एक स्पेशल एनाटोमी जिसको आप कहते हो क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज एनाटोमी के 2-3 फीचर आप सबको पता है कि मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्टिक डाइमॉर्फिज्म मिलता है। मीजोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और बंडल शीथ सेल में भी मिलते हैं। तो मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट
ये दिया है पहला क्रेंज एनाटोमी का कैरेक्टर। दूसरा, थिन वॉल्ड बंडल शीथ सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल, ये है तो सही लेकिन यहाँ लिख दिया आप इसने थिन नहीं होती। यस, इनकी वॉल्स जो होती है वो थिक होती है। ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ना, वहाँ थिक लिखा गया है, तो ये गलत हो गया किसके बारे में, C4 के बारे में। पेप्केज इन साइटोसॉल ऑफ मीजोफिल सेल, बिल्कुल करेक्ट है। मीजोफिल सेल में पेप्केज मिलता है C4 में और बंडल शीथ में रुबिस्को मिलता है। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट इज OAA, बिल्कुल सही है। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन जो है वो PEP और CO2 के बीच रिएक्शन होती है पेप्केज और Mg2+ की प्रेजेंस में। 3 कार्बन का फोस्फोइनोल पाइरुवेट, 1 कार्बन का CO2 बनने वाला कंपाउंड, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड OAA। सो ऑड वन में क्या हो गया, ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। सो द आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो रेस्पायरेशन इन C3 प्लांट इज फेवर्ड बाय, C3 प्लांट में जो फोटो रेस्पायरेशन होता है उसको फेवर कौन सी कंडीशन कर रही है, देख लीजिए। पहली बात तो आप हमें पता होना चाहिए जो फोटो रेस्पायरेशन होता है उसमें जो रुबिस्को है वो RUBP का कार्बोक्सिलेशन करने की बजाय क्या करवा देता है, ऑक्सीजनेशन करवा देता है। ऑक्सीजनेशन कराएगा तो एक मॉलिक्यूल 3PGA का बनता है 3 कार्बन के, और एक मॉलिक्यूल बनता है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। यस, ऐसा। अब ये कब होगा, RUBP या रुबिस्को जो है उसकी एफिनिटी CO2 के साथ भी होती है और O2 के साथ भी होती है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो जनरली CO2 के साथ जुड़ेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो RUBP जो है, रुबिस्को जो है वो RUBP का क्या करवा देता है, ऑक्सीजनेशन करवा देता है। तो लो ऑक्सीजन तो कभी भी आंसर आएगा नहीं, हाई ऑक्सीजन आएगा। हाई CO2 अगर रहेगा तो भी वो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा। हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई ऑक्सीजन, यस दैट इज करेक्ट आंसर। हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, हाई ऑक्सीजन होगा कंसंट्रेशन, तो रुबिस्को बिहेव एज ऑक्सीजनेज इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेज। हाई CO2 होगी तो फिर वो कार्बोक्सिलेज की तरह ही बिहेव करेगा। सो द आंसर इज थर्ड, हाई इंटेंसिटी एंड हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फेवर द फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर CAM प्लांट। CAM प्लांट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फॉर्म प्लेंटी ऑफ शुगर ड्यूरिंग डे, दिन के समय ये काफ़ी मात्रा में शुगर बनाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। CAM प्लांट में आप सब ने सुना होगा कि दिन में स्टोमेटा क्लोज होते हैं और नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो नाइट टाइम में स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे और उस CO2 की PEP के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो OAA बनेगा। उस OAA को ये मैलिक एसिड के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल में नाइट टाइम में। यस, और जब डे होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और डे टाइम में जो नाइट टाइम में मैलिक एसिड स्टोर किया था उसको दिन में वापस से बाहर निकालते हैं और इसका वापस कर देते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। अब मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे वापस बन जाएगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, और डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे वापस क्या बन जाएगा, PEP। तो डिकार्बोक्सिलेशन से जो CO2 रिलीज होगी दिन में उसका यूज़ करते हैं ये किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सही है। शो पेप्केज एक्टिविटी एट नाइट, यस ये बताया आपको भी कि नाइट टाइम में ये क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं तो CO2 अंदर आती है और CO2 और PEP पेप्केज की प्रेजेंस में बना लेते हैं OAA। यस, हैव स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा, यस स्कोटोएक्टिव एक टर्म है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। स्कोटोएक्टिव का मतलब नाइट में जो एक्टिव होते हैं स्टोमेटा, जैसा स्कोटोपिक विजन जो नाइट विजन होता है उसको स्कोटोपिक विजन, ऐसा ही स्कोटोएक्टिव जो नाइट में एक्टिव होता है स्टोमेटा उनको कहते हैं स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। नेक्स्ट, लैक C3 साइकिल, बिल्कुल गलत है। सारे प्लांट C4, C3, CAM सारे प्लांट्स में C3 साइकिल जरूर चलेगा बिकॉज इट इज़ द ओनली way to synthesize sugar in all the plants. Yes, next question. Light is rarely a limiting factor for, light किसके लिए लाइट जो है रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। क्यों होता है लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर? साफ आंसर है इसका
क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो सेचुरेट हो जाते हैं 10% ऑफ द फुल सनलाइट। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ, एक फर्स्ट ऑप्शन में आप जरूर कंफ्यूज होंगे, लेकिन उसमें होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन उसने पूछा है कि लाइट जो है वो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 10% फुल सनलाइट का ओनली 10% भी अगर आ जाता है तो वो अपना ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो इसलिए फॉर शेडी प्लांट्स ग्रोइंग इन द डेंस फॉरेस्ट, यस, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि लाइट इज अ रेयरली लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्लांट एक्सेप्ट फॉर शेडी प्लांट्स ग्रोइंग इन द डेंस फॉरेस्ट, यानी कि इनको छोड़ करके बाकी जो प्लांट्स हैं उनके लिए लाइट जनरली रेयरली ही लिमिटिंग फैक्टर होती है। क्यों? क्योंकि वो फुल सनलाइट के 10% पर क्या हो जाते हैं, ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये आंसर हो जाएगा, यस। और लीनियर रिलेशनशिप होगा किस किस के बीच में, बिटवीन इंसिडेंटल लाइट एंड CO2 फिक्सेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटीज। बिल्कुल गलत बात है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि जो हाई है वो तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा ही नहीं, जो लो कंसंट्रेशन में है वही रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। लो कंसंट्रेशन को हाई करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, हाई। हाई को हाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन रेड लाइट, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ऑप्शन से। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल बाय मेज एंड राइस प्लांट रेस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि राइस और मेज प्लांट के लिए एक CO2 फिक्सेशन के लिए कितनी ATP खर्च होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, जो मेज है आपका, मेज इज C4 प्लांट एंड राइस इज C3 प्लांट। आप सब जानते हो कि C3 प्लांट में एक ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए 6 केल्विन साइकिल चलते हैं और उसमें 6 CO2 होते हैं। 6 CO2 जब फिक्स होंगे तो 1 ग्लूकोज बनेगा, तो 6 CO2 के लिए 18 तो ATP खर्च होती है, और इधर C3 भी चलेगा तो 18 ATP तो C3 की हो जाएगी और 12 ATP किस में लगेगी, C4 में। तो टोटल C4 में 6 CO2 फिक्सेशन के लिए कितनी ATP खर्च होती है, 30 ATP, और C3 में 18 ATP। अब इसने 6 नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है, 1। तो भाई C3 में अगर 6 CO2 फिक्सेशन के लिए 18 ATP खर्च होती है तो एक के लिए हो जाएगी 3, और यहाँ पर एक के लिए कितनी हो जाएगी, 5। यस, तो मेज और राइस के लिए कितनी हो जाएगी, 5 एंड 3, 1 मॉलिक्यूल्स के लिए 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, यस, डायग्राम दिया है। इन द अबाउ डायग्राम आइडेंटिफाई A, B, C, D एंड E करेक्टली व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन A एंड C। इनको जब लाइट A और C पर गिरती है तो वही करेक्ट क्या है सीक्वेंस। देखो NCERT का डायग्राम दिया गया है। डायग्राम सिंपल है। यहाँ पर PS2 A जो है PS2 से इलेक्ट्रॉन चलता है, PS2 से इलेक्ट्रॉन चल के वो आता है किसके पास, PQ के पास आता है, फिर B6F के पास आता है, लेकिन इतना यहाँ दिया नहीं है। तो ये जो B वाला होगा ये क्या मानेंगे हम, ये मानेंगे साइटोक्रोम की चेन, या बोल सकते हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो प्रोटीन्स है वो सब इसमें आ गए। C PS1 है, C जो है फाइनली PS1 के पास, देखो PS1 भी हो सकता है और यहाँ NADH2 निकाला है C के पास से, तो इट कैन बी ये NADP रिडक्टेज भी हो सकता है। यस, PS1 भी हो सकता है C, और ये NADP रिडक्टेज भी हो सकता है, क्योंकि पास में से ही क्या निकाल रखा है, NADP प्लस से क्या बना रखा है, NADPH बना रखा है। यस, D की बात करते हैं। यस, ये ल्यूमेन है, तो बाहर की तरफ अगर अंदर ल्यूमेन है थाइलेकोइड के, तो बाहर वाला स्पेस या लिक्विड क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। D स्ट्रोमा से कहाँ जा रहा है, ड्यूरिंग ETS। D स्ट्रोमा से ल्यूमेन में जा रहा है ड्यूरिंग ETS, तो वो चीज़ हमें पता है कि प्रोटॉन्स होते हैं जो स्ट्रोमा से ETS के दौरान कहाँ पहुँचाए जाते हैं, ल्यूमेन में पहुँचाए जाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं हम कि A जो है वो है आपका PS2 सभी में दिया है, B जो है यस वो ETS होगा, 2 में दिया है, ये ETS और ये ETS। C PS1 भी हो सकता है और NADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब वो कहीं दिया नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा, PS
1 या P700 और ये रहा आपका D प्रोटॉन, E pH है यहाँ। देखो अगर यहाँ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यानी कि D हाई है, प्रोटॉन हाई है तो ल्यूमेन में pH क्या होगा, लो होगा। और यहाँ D यानी कि प्रोटॉन, D प्रोटॉन है, यहाँ स्ट्रोमा में प्रोटॉन लो है तो स्ट्रोमा का प्रोटॉन pH E क्या हो जाएगा, हाई। सो द आंसर इज थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, सही बात है। ईटीएस में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, यस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मीन्स वी कैन ऑल्सो से दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब यस 6 CO2 और H2O में, तो ऑक्सीजन यूज होगी एरोबिक में, वाटर रिलीज होगा, सही बात है, यस। CO2 रिलीज होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 और वाटर बनते हैं, यस, और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। ATP इज नॉट यूज्ड एट एनी स्टेप, ATP यूज नहीं होती किसी भी स्टेप में, गलत बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, आप ग्लाइकोलाइसिस जाकर के देखना, उसमें 2 स्टेप ऐसी है जहां पर ATP का यूटिलाइजेशन होता है और 2 स्टेप ऐसी है जहां पर ATP फॉर्म होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी कि किसी भी स्टेप में ATP यूज नहीं होती, होती है, ग्लाइकोलाइसिस में होती है ATP यूज। सो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली D इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन FADH2 इज फॉर्म्ड, FADH2 कहाँ बनता है, सिंपल आंसर है TCA साइकिल में बनता है FADH2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज सिमिलर इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, कौन सा इवेंट सिमिलर है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल A एंड जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल, गलत बात है। आप NCERT में जब ETS पढ़ते हैं, यस, तो ETS की बिल्कुल शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग दियर रेडॉक्स पोटेंशियल, यानी इंक्रीजिंग का मतलब वो लो रेडॉक्स पोटेंशियल से कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हाई रेडॉक्स पोटेंशियल वाले के पास जाते हैं, जबकि इसने बोला हुआ है कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई टू लो, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत। NADP रिडक्टेज एक्टिविटी नहीं, NADP रिडक्टेज एक्टिविटी केवल नॉन साइक्लिक में होती है, क्योंकि साइक्लिक में जो है NADP रिडक्टेज स्ट्रोमा लैमेली में एब्सेंट होता है, तो इसकी वजह से नहीं हो पाती। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर केवल नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में नहीं होगा। सिंथेसिस ऑफ ATP, यस, सिंथेसिस ऑफ ATP दोनों में होगा, साइक्लिक में भी होगा और नॉन साइक्लिक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड थ्रू ETS ओनली when one glucose molecule is completely oxidized, तो ओनली ETS के थ्रू बतानी है, यानी कि ETS को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में किस किस का ऑक्सीडेशन होता है, NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। तो देख लेते हैं, ETS में हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं आपके 2 NADH2, यस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन आती है, लिंक रिएक्शन में भी आपके 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनेंगे। लिंक रिएक्शन के बाद क्रैब साइकिल आएगा, क्रैब साइकिल में बनता है 6 NADH2 और 2 FADH2। अब ये जो कोएंजाइम्स हैं NADH2 और FADH2, इनका ऑक्सीडेशन होगा, NADH2 वापस से ऑक्सीडाइज होगा और NAD प्लस में चेंज हो जाएगा और FADH2 ऑक्सीडाइज होकर के FAD प्लस में चेंज होगा। सबको पता है कि एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनती है, कितनी, 3 ATP, और एक FADH2 के ETS में ऑक्सीडेशन से 2 ATP बनती है, 2 ATP। तो कैलकुलेट आप करिए, टोटल NADH2 जो है वो है 2, 4 और 6, 10 तो NADH2 हो गए, तो 10 इंटू 1 से 3 बनती है, तो 10 से कितनी बनेगी टोटल, 30 ATP। एक FADH2 के ब्रेकडाउन से 2 ATP प्रोड्यूस होती है ETS में, तो 2 के से कितनी होगी, 4 ATP। सो ETS में ओवरऑल कितना ATP बनेगा, 34 ATP। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is read the following statement and select
करेक्ट ऑप्शन। ओके, स्टेटमेंट ए, इन फर्मेंटेशन देयर इज नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ओनली। सही बात है, नेट गेन जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल ही होता है। यस, टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है और 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होती है, तो नेट गेन जो है वो 2 एटीपी का। सही है। NADH is oxidized to NAD plus slowly in fermentation। यस, NCERT में लिखी हुई है लाइन, यस, जहाँ पर आपकी बैलेंस शीट वगैरह उसके ऊपर की ओर लिखा गया है। तीसरा पॉइंट ये जहाँ एरोबिक एनारोबिक को कंपेयर किया जाता है कि NADH2 जो है वो फर्मेंटेशन में या एनारोबिक में एरोबिक की कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लोली ऑक्सीडाइज होता है। यस, तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, NCERT में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंजाइम रिक्वायर्ड इन द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन इज PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, और इसको चेंज किया जा रहा है पाइरुविक एसिड में या पाइरुवेट में चेंज किया जा रहा है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को। तो बेटा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और यहाँ है पाइरुविक एसिड, एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ क्या रिलीज होगी? एटीपी रिलीज होगी। तो जहाँ भी ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी रिलीज होती है, ध्यान रखें वहाँ काइनेज एंजाइम काम आता है। आंसर इज पाइरुवेट काइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहाँ काम आएगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज काम आएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जब आप एटीपी दोगे और बनाते हो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज काम आता है। आइसोमरेज जब आप ढाप को पगाल में या पगाल को ढाप में चेंज करते हैं तो आइसोमरेज काम आता है। इनोलेज काम आता है जब आप 2-PGA को कन्वर्ट करेंगे किसमें? PEP में, तो काम आएगा इनोलेज। आंसर इज 1 to 5 का फर्स्ट। 1 to 6, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज A and B। फिगर में A और B को पहचानना है। साफ सुथरा NCERT का डायग्राम है। A जो है ये आपका F0 पार्ट है और ये वाला F1 है, और B जो है ये स्ट्रोमा साइड दी गई है। NCERT में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। यस, देख लीजिए। A इज पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन i.e. F1। F1 नहीं है, ये क्या है? F0 है मेम्ब्रेन के अंदर, तो गलत हो गया। अगला, B इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये वाला है IMS, और इधर मैट्रिक्स है। सॉरी, जो इधर जो है स्ट्रोमा नहीं होगा, इधर मैट्रिक्स होगा, ये स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, यस। तो ये गलत हो जाएगा। IMS ये है, ये मैट्रिक्स है। B इज द साइट ऑफ TCA साइकिल। B TCA साइकिल की साइट है, सही बात है। B मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में क्या चलता है? TCS साइकिल। सो द आंसर थर्ड इज करेक्ट। यस, A इज अ हेड पीस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ नहीं है, हेड नहीं है, हेड तो आगे वाला है। हाउ मेनी ATP molecules are formed through oxidative phosphorylation of one molecule of alpha ketoglutaric acid entering Krebs cycle। कह रहा है कि एक अल्फा कीटो एसिड के एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, बात कर रहा है ये किसकी? ETS की, कि अगर एक अल्फा KGA का मॉलिक्यूल को आप ऑक्सीडाइज करें तो उससे ETS में कितना ATP बनेगा। तो कोई नहीं, देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल में जब आप अल्फ़ा KGA को देखते हैं तो अल्फ़ा KGA आप सबको पता है, इट इज़ ओनली 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। अल्फ़ा KGA से सक्सिनिल कोएंजाइम A बनता है। सक्सिनिल कोएंजाइम A 4 कार्बन का, जहाँ रिलीज़ करते हो आप, एक NADH2 रिलीज़ होता है और एक रिलीज़ होता है CO2 का मॉलिक्यूल। ये 5 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, तो एक CO2 जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। यस, इसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है। यहाँ सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन होता है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है। फ्यूमेरिक एसिड जब बनता है तो रिलीज़ होता है आपका मॉलिक्यूल FADH2 का। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यस, ये साइकिल है आपका
क्रेब्स साइकिल अल्फा KGa से। तो जब आप C4 साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, उसको हाइड्रोजन NADH2 देते हैं तो मैलिक एसिड बनता है। जब आप मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाओगे यस, तो क्या रिलीज होगा यहाँ, एक मॉलिक्यूल NADH2। तो आप यहाँ देख लें कितने NADH2 बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है 2 और एक FADH2। तो आप सबको पता है कि भाई एक NADH2 से 3 ATP बनेगी, तो 2 NADH2 से 6 तो NADH2 से बन जाएगी ETS में ATP, और एक मॉलिक्यूल इसका है तो 2 FADH2 से बन जाएगी। टोटल आंसर 8 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट, द एंजाइम of ETS which has 2 copper center associate with it is, सबको ध्यान रखना है, सिंपल आंसर साइटोक्रोम AA3 और साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स 4, यस डायरेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, कि भाई बाकी 3 जो है वो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अजम्पशंस हैं और एक नहीं है, वो हमें ढूंढना है। ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस TCA एंड ETS वन आफ्टर अदर, सही है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है बैलेंस शीट में, हम ग्लाइकोलाइसिस की बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर TCA साइकिल की बनाते हैं और फिर ETS की बैलेंस शीट बनाते हैं। ओनली ग्लूकोज इज बिंग रेस्पायर्ड, ग्लूकोज का ही हम बनाते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो है, यस वो ग्लूकोज का ही बनाते हैं क्योंकि इसने खुद ने ही क्या दिया है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल आर यूज्ड इन डिफरेंट एनाबॉलिक पाथवे, देखो बात सही है, इसका TCA साइकिल के इंटरमीडिएट जैसे अल्फा KGa का यूज़ जो है रिडक्टिव एमिनेशन द्वारा अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड वगैरह ये बनाने में किए जाते हैं। ऐसे ही सक्सिनिल कोएंजाइम A इज प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल A, यस, लेकिन ये इससे मैच नहीं करते बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट से क्या ही संबंध है इसका, डिफरेंट एनाबॉलिक पाथवे में का संबंध बैलेंस शीट से बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट का संबंध है कि कितना NADH2 निकलेगा, कितना सबस्ट्रेट लेवल ATP निकलेगा, कितना FADH2 निकलेगा और वो कितना ऑक्सीडाइज होगा ETS में, इसको कहते हैं बैलेंस शीट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, फोर्थ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ NADH वाया ETS, यस। तो 3rd ऑप्शन आपका बैलेंस शीट को नहीं दिखाता। 4th, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन इन C3 एंड C4 प्लांट अकर, देखो C3 प्लांट में तो एक ही बार कार्बोक्सिलेशन होता है तो वो मीजोफिल में ही होना है। C4 में डबल कार्बोक्सिलेशन होता है, फर्स्ट पेप्केस की प्रेजेंस में, इनिशियल जो होता है पेप्केस की प्रेजेंस में मीजोफिल में होता है, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन बंडल शीट में रुबिस्को की। तो यहाँ इनिशियल बोला है, यानी कि इनिशियल का मतलब पहला, फर्स्ट, तो फर्स्ट में दोनों ही क्या आंसर आ जाएगा, मिजोफिल एंड मिजोफिल, C3 में भी और C4 में भी। नेक्स्ट, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ C3 साइकिल 5 कार्बन कीटोज शुगर दैट इज RUBP, राइबिलोज जो है एक 5 कार्बन की कीटोज शुगर है, यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन फोटोसिंथेसिस, कैरोटीनॉइड्स का क्या रोल है, टू फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, नहीं ये तो क्लोरोफिल A का काम है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल इन हाई लाइट इंटेंसिटीज, यस बिल्कुल सही है, कैरोटीनॉइड्स असेसरी पिगमेंट्स है और असेसरी पिगमेंट का काम है क्लोरोफिल A या रिएक्शन सेंटर को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। टू एब्जॉर्ब फार रेड वेवलेंथ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फार रेड को ही एब्जॉर्ब करते हैं। टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल A, एब्जॉर्ब नहीं करते क्लोरोफिल A से, क्लोरोफिल A को ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को, ठीक है। तो आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है हमें। स्ट्रोमा लेमिली लैक्स मेम्ब्रेन लैक्स NADP रिडक्टेज एंजाइम एंड PS1, सही बात है, स्ट्रोमा लेमिली NADP रिडक्टेज तो एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ PS1 नहीं एब्सेंट होता, क्या एब्सेंट, PS2, तो ये गलत हो गया। ग्रेना लेमिली है बोथ PS1 एंड PS2, सही बात है, सही स्टेटमेंट है ये। अगला, PS1 एंड PS2 आर नॉट इंटरकनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर, गलत बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो कनेक्ट होते हैं,
कनेक्ट करते हैं PS1 और PS2 को, लाइक फियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम B6 एंड PC। NADP reductase enzyme is located on the lumen साइड नहीं, स्ट्रोमा साइड, बाहर की तरफ होता है, तो ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट है असर्शन रीजन है। असर्शन दिया है प्रेजेंस ऑफ असेसरी पिगमेंट्स एनहेंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। असेसरी पिगमेंट की प्रेजेंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करती है। बिल्कुल सही बात है, यस, क्योंकि वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करती है रिएक्शन सेंटर को, तो उससे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। सही है। रीज़न देखते हैं। रीज़न, दे इनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। यही बात है, रीज़न यही है कि भाई फोटोसिंथेसिस को एनहेंस क्यों करते हैं वो रेट को, क्योंकि वो डिफरेंट वेवलेंथ को फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल ए को, जिससे उसकी जो एनर्जी यूटिलाइजिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज। सो द आंसर इज ए। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा और दोनों ही करेक्ट भी हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज इज फोटोसिंथेटिकली मोस्ट एफिशिएंट वन। फोटोसिंथेटिकली मोस्ट एफिशिएंट वन, वैसे इसका आंसर डायरेक्ट शुगर कैन है। क्यों? क्योंकि शुगर कैन C4 प्लांट है, C3 एंड C3। टोमेटो लास्ट में दिया हुआ है CO2 कंसंट्रेशन में, टोमेटो बेल पेपर C3 प्लांट है। राइस वीट जो है ये आपको स्टेबल में दिया गया है। और इसके बाद पोटैटो लिखा है, पोटैटो है ये, पोटैटो जो है इसी फैमिली का है, तो तीनों जो हैं ये C3 प्लांट हो जाएंगे और C4 हो जाएगा शुगर कैन। और C4 में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होने से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी इनकी C3 की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली लेबल्ड फॉर द गिवन फिगर। कौन सा करेक्टली लेबल्ड है गिवन फिगर के लिए, देख लेते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम आपको सब ध्यान रखने हैं। ये यहाँ पर दिया है D, तो ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का डायग्राम दिया है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन PS2 से स्टार्ट होता है, PS2 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है LHC, ये LHC है, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और A जो है ये PS2 का एक्सेप्टर है, और ये यहाँ B जो है यहाँ PS1 लिखा है, और C जो है ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो देख लेते हैं A कहाँ है, A PS2 है, A PS2 इसमें आ रहा है, B PS1 आ रहा है, ठीक है। C इज़ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 एंड D इज़ LHC। एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन अगेन। असर्शन दिया है इन C4 प्लांट CO2 ऑलवेज ट्रांसपोर्ट टू बंडल शीथ सेल्स फ्रॉम मीजोफिल इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। कह रहा है कि C4 प्लांट में हमेशा जो मैलिक एसिड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ से, मीजोफिल से बंडल शीथ में। गलत बात है, ये ऑलवेज वर्ड यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि आप सबको पढ़ाया गया है कि मैलिक एसिड बने वो ज़रूरी नहीं है। मैलिक एसिड जनरली बनता है, लेकिन उसका एमिनेशन और कर दिया जाए तो वो एस्पार्टिक एसिड भी बन सकता है। तो ऑलवेज नहीं लिख सकते हम लिख सकते हैं जनरली C4 जो एसिड जाता है वो मैलिक एसिड जाता है। तो ऑलवेज लिखने की वजह से स्टेटमेंट क्या हुआ, यहाँ रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, OAA इज ऑलवेज रिड्यूस्ड इनटू मैलिक एसिड इन C4 प्लांट। अभी ये मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा OAA में तो रिड्यूस होता नहीं है, ये जनरली OAA में रिड्यूस होता है, लेकिन ये कभी कभी या कुछ प्लांट्स में एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में भी मिलता है। तो ऑलवेज वर्ड जो है उसकी वजह से स्टेटमेंट असर्शन भी गलत हो जाएगा और रीजन भी गलत। सो द आंसर इज 4, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट, for synthesis of molecule of glucose the requirement of ATP and NADPH is respectively। कह रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए ATP NADPH तो डायरेक्ट सबको पता होना चाहिए। C3 साइकिल में
जनरली कुछ नहीं दिया है तो C3 मानना है, 18 ATP एंड 12 NADPH2। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में जनरली मैंगनीज इन्वॉल्व होता है, क्लोरीन इन्वॉल्व होता है, और कभी कभी ये कैल्शियम भी आपको दिया जा सकता है, तो आप मैच कर सकते हैं। यस, मैंगनीज एंड क्लोरीन। जब भी आपको ये तीनों दे या अलग अलग दे तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंगनीज है, सेकंड प्रायोरिटी क्लोरोफिल है, और थर्ड प्रायोरिटी पे आपको रखना है कैल्शियम को। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, मैंगनीज एंड क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट असिमिलेटरी पावर्स आर। असिमिलेटरी पावर्स क्या होती है? सबसे पहले तो असिमिलेटरी पावर्स क्या होती है, जो आपके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ये बनते हैं ATP और NADH2, दीज आर कॉल्ड असिमिलेटरी पावर्स। यस, आर GTP एंड FADH2 नहीं, ATP एंड NADH2, ये तो हमने देख ही लिया। यूज्ड इन केल्विन साइकिल, यस, यूज्ड इन केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में इनका यूज होता है असिमिलेटरी पावर्स। यस, only product of dark reaction, ATP and NADH2 are not product of dark reaction, they are product of light reaction, so the statement is wrong। used to oxidize CO2 into sugar, नहीं, oxidize नहीं, CO2 को क्या किया जाता है शुगर में, रिड्यूस किया जाता है। ये NADH2 अपना हाइड्रोजन देता है CO2 को, तो रिड्यूस किया जाता है। so the answer is used in Kelvin cycle। next, what causes RQ to vary? RQ अलग अलग सबस्ट्रेट्स का अलग अलग होता है, उसका मेन रीज़न जो है वो होता है आपका सबस्ट्रेट। RQ बेसिकली अगर आपको मोर करेक्ट कभी पूछा जाए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में CO2 और O2, क्योंकि आप कहेंगे सर CO2 जो है वो प्रोडक्ट साइड है, तो रिलीज्ड CO2 अपॉन यूज्ड O2 आप लिखते हैं, पर फिर भी बेसिकली अगर आपको एक पूछा जाए तो RQ मेनली डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। यस, क्या प्रोटीन या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ऑल लिविंग प्लांट सेल कंटेन क्लोरोफिल। बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है कि सारे लिविंग प्लांट की जो सेल होती है उनमें क्लोरोफिल होता है, नहीं। ओनली सम स्पेसिफिक सेल ऑफ ईच लिविंग प्लांट कंटेन क्लोरोफिल, लाइक मीजोफिल, गार्ड सेल्स, है ना, और कुछ एक दो और, सभी सेल्स में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट पहला ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बाकी दो पढ़ लेते हैं। ऑल सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सही बात है ये तो बिल्कुल, कि सभी सेल के पास क्लोरोफिल नहीं होता। ऑल सेल डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, सही है। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, सो द आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, द 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग TCA साइकिल इज अल्फा KGA, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट, हाउ मेनी केल्विन साइकिल फॉर्म 1 हेक्सोज मॉलिक्यूल। हेक्सोज मॉलिक्यूल मीन्स जिसमें 6 कार्बन हो, ऐसी शुगर को हम हेक्सोज कहते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज जो है उसके बारे में ये बात कर रहा है। यस, तो कितने केल्विन साइकिल चलते हैं? 6 केल्विन साइकिल चलते हैं, 6 केल्विन साइकिल। एक केल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्सेशन, 6 CO2 यानी कि कितना केल्विन साइकिल, 6 केल्विन साइकिल इज द आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मीन्स लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन है? ऑक्सीजन है, सही बात है, ATP और NADPH है। अगर यहाँ बात करें तो ओनली लिखा है तो उसकी वजह से गलत हो जाएगा, यहाँ भी ओनली लिखा है इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और लाइट रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स, सो द आंसर इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है, यस, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसका संबंध ATP सिंथेसिस से है। दूसरा कॉम्प्लेक्स 4, ये है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एंड थर्ड प्रोटॉन पंप इज यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन एक तरफ से हाइड्रोजन लेता है, प्रोटॉन लेता है और एक तरफ। और चौथा
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है, यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखो जो डी है वो फर्स्ट में भी हो सकता है भाई। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है इसमें ऑक्सीसोम का भी रोल होता है, एटीपी सिंथेस के दो पार्टिकल F0 और F1, तो ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट में हम दोनों मान करके चलते हैं, लेकिन डी कहीं पर भी फर्स्ट में दिया नहीं है तो हम क्या मानेंगे, सी। तो मैच कर लीजिए, फर्स्ट में सी, सेकंड में ए, थर्ड में UQ, थर्ड में बी, थर्ड में बी और फोर्थ में डी। सो द आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, एनएरोबिक रेस्पायरेशन इज सिमिलर टू एरोबिक रेस्पायरेशन एज इट, कि एनएरोबिक जो है वो एरोबिक के सिमिलर होता है किस चीज़ में, देख लेते हैं। इन्वॉल्व ETS, बिल्कुल गलत है, एरोबिक में कोई ETS नहीं चलता है। इन्वॉल्व क्रेब्स साइकिल, ये भी गलत है, सॉरी, एनएरोबिक में ETS नहीं चलता है और एनएरोबिक में क्रेब्स साइकिल भी नहीं होता। हैज़ पायरुविक एसिड एज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज करेक्ट आंसर। एंड 38 ATP एनारोबिक में नहीं होता, एनारोबिक में ATP होता है 2 ATP नेट गेन। नेक्स्ट, वाटर स्ट्रेस इन प्लांट्स कॉजेज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज, कि प्लांट्स में अगर वाटर स्ट्रेस आता है, वाटर डेफिशिएंसी आती है तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? 3 रीज़न दिए हैं। इट रिड्यूसेस, यानी इट का मतलब वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस रिड्यूसेस द CO2 अवेलेबिलिटी। वाटर स्ट्रेस की वजह से प्लांट में CO2 अवेलेबिलिटी कम होती है, सही बात है। जब वाटर स्ट्रेस होता है तो प्लांट में मैकेनिज्म होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, पानी की कमी है तो ट्रांसपिरेशन, पानी के लॉस को, ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो कम करने के लिए जब भी वाटर स्ट्रेस होता है प्लांट में तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। और स्टोमेटा अगर क्लोज हो गए तो CO2 अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो सही बात है ये। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस सरफेस एरिया, यस। अगर कोई विल्टेड लीव्स है जिससे वाटर लॉस हो चुका है तो वो सिकुड़ जाती है, जिसमें पानी मुरझाया हुआ, अगर पानी कम है तो मुरझा जाएगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है तो मुरझाई हुई लीफ है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। सरफेस एरिया कम तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, कम। इट रिड्यूसेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये सब ने पढ़ा है, वाटर इज द मीडियम फॉर मेटाबॉलिक, तो ये भी सही है। सो द आंसर इज ABC, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, Which one of the following is not a correct difference between C3 and C4? कौन सा करेक्ट डिफरेंस नहीं है, ठीक है, देखते हैं। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन C3 में मीजोफिल में होता है और C4 में भी मीजोफिल में, ये तो सही बात है। फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का इसलिए C3, 4 कार्बन का इसलिए C4, ये भी सही है। डिकार्बोक्सिलेशन, ये साफ सुथरा करेक्ट डिफरेंस नहीं है, बिकॉज C3 साइकिल में कहीं भी डिकार्बोक्सिलेशन होता ही नहीं है, वो C4 में होता है। और C4 में भी डिकार्बोक्सिलेशन मीजोफिल में नहीं, कहाँ होता, बंडल शीथ सेल्स में होता है। तो ये इनकरेक्ट डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड ATP 18 ATP 12 NADH2 C3 में सही है, 30 ATP 12 NADH2 C4 में बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट डिफरेंस हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, C4 प्लांट लैक्स, C4 प्लांट के पास क्या कमी होती है, फोटो रेस्पायरेटरी लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन, बिल्कुल सही बात है कि फिक्स्ड कार्बन का फोटो रेस्पायरेशन लॉस इनमें नहीं होता है, फोटो रेस्पायरेशन में नहीं होता है। क्रेंज एनाटोमी इनकी लीफ में होती है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है 2 अलग अलग साइज और शेप के क्लोरोप्लास्ट, एक मीजोफिल में मिलते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एक बंडल शीट में मिलते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यही होती है क्रेंज एनाटोमी। सो द आंसर इज फर्स्ट, इनमें फोटो रेस्पायरेटरी लॉसेस नहीं होते हैं। ओके।